बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे, आपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग मार्था चैप्टर, जो कि आपके पैनोरमा पार्ट 2 से पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 8, मतलब ये लास्ट चैप्टर का हमने कल आपको पोएम को एक्सप्लेनेशन दे दिया था, चैप्टर को अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया था। और आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग उसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग आज के इस क्लास में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। सारे बच्चे अगर क्लास में आ गए हो तो हम क्लास को शुरू कर देते हैं। चलिए, सारे बच्चे एकदम बिल्कुल बढ़िया हैं, फिट हैं एकदम। ओके, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छे से हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। ओके, सबको गुड मॉर्निंग सबको। यस सर, मस्त हैं, बहुत बढ़िया, मस्त रहना चाहिए एकदम, जीवन में मस्त रहना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में। ठीक है, तो बच्चे हम क्लास को शुरू करें, क्लास को शुरू करें। गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून बोले, ठीक है, आपके लिए गुड आफ्टरनून ही बोल देते हैं। ओके, वैसे दिन भर में अगर पहली बार किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहा जा सकता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हम भी बहुत बढ़िया है भाई, बढ़िया होना भी चाहिए। ओके, चलिए बच्चे, तो हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं कल के चैप्टर को। बाबू, स्टार्ट करते हैं कल के चैप्टर को। मार्था, जो कि एक स्टोरी टेलर थी, है ना, परियों वाली कहानी सुनाती थी और राइटर के बचपन की बात थी, हमने सारी चीजें कल के क्लास में पढ़ लिया था। ओके, अब बच्चे हम आज की बात कर लेते हैं, है ना। आज ये हमारा पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ बच्चे पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कौन है जो पार्टी देंगे? पोएट्री सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, कौन कौन है जो पार्टी देने को तैयार है? ये हमारा सिलेबस में पोएट्री सेक्शन आज फिनिश होने वाला है। नींद कैसे भगाएं? बस कुछ नहीं करना है, बगल में ठंडा पानी रखना है, खाली मुंह से छींटा मारते रहना है पानी से सिस करके, बस हो गया नींद पूरा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो कल के चैप्टर के जो राइटर थे सबको नाम याद है ना? अभी तक सबको नाम याद है कि नहीं है? नाम याद है ना? चलिए, आप लोगों से तो पार्टी लेंगे ही, हम आप लोगों से पार्टी लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे। जब आप आइएगा ना पटना बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने टॉपर बन के, आपका नाम जब टॉपर वेरिफिकेशन में आएगा उसी दिन वहीं पर पार्टी ले लेंगे। ठीक है, तो आपका हम इंतजार करेंगे। हाँ, चलिए फिलहाल ऐसा करते हैं, पहले टॉपर बनने की तैयारी में लग जाते हैं ना, और अपने मार्कशीट पर अंग्रेजी को कम से कम 80+ में अपना नाम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, हम उसी कमेंट का वेट कर रहे थे कि जब बुक पढ़ाएंगे तो बच्चे पूछेंगे सर ग्रामर कब पढ़ाइएगा, और जब ग्रामर पढ़ाएंगे सर बुक कब पढ़ाइएगा। ये कमेंट कॉमन है, मेरे चारों क्लास में आता है, 9, 10, 11, 12 सब में इस तरह का कमेंट आता है। कोई बात नहीं, आइएगा टॉपर बन के, वहीं पर टॉपर वेरिफिकेशन में बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने, गेट के सामने वहीं पर खड़े आपको मिलेंगे ही हम। चलिए, वही पार्टी हमसे ले लीजिएगा, जो खाना होगा बताइएगा, खिलाएंगे आपको। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए बच्चे, अब यहाँ देखते हैं आज का जो क्वेश्चन कहता है। सारे बच्चे अब आ जाइए यहाँ पढ़ो। ओके, कल तक हमने मार्था के बारे में जो कुछ भी बातें जानी थी, है ना, कुछ बातें और हैं जो हम लोग क्वेश्चन आंसर के जरिए भी जान लेते हैं, कुछ और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डज, क्या कहता है, व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन। क्या कहता है? डू इन द हेजल ग्लेन। कहते हैं कि हेजल ग्लेन में मार्था क्या करती थी? हेजल ग्लेन में बैठकर मार्था क्या करती थी? तो जैसा कि कल हमने अपने पोएम को पढ़ा था कि हेजल ग्लेन में मार्था बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। ओके, देखिए बच्चे, अगर क्वेश्चन आंसर के पीछे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको हम याद कर लें और एग्जाम के दिन तक हमको याद रह जाए एक एक वर्ड टू वर्ड, तो आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें भी डाउट नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बस एक ही तरीका हो सकता है कि लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। आप हर क्वेश्चन का आंसर आप 100% अगर नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम 70% लिखिए, 80% ही लिखिए, कोशिश कीजिएगा तब ना। अब ऐसे खाली कह दीजिएगा कि नहीं हमसे होता ही नहीं है, तो करने की इच्छा होगी तब ना होगी आपसे, है ना। आप 10th में कह रहे हैं कि हमको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, हम 12th पास आउट हो गए थे तब भी हमको सही से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता था, समझ गए। और ग्रामर का तो खैर कोई बात ही नहीं, वो तो ग्रामर दूर दूर तक हमसे कोई कनेक्शन नहीं था, ग्रामर का टेंस क्या होता है ये सब कुछ पता ही नहीं था हमें 12th क्लास तक।
तो अभी आपके पास टाइम है बच्चा, अभी आपके पास टाइम है। आप पहले 10th का एग्जाम अच्छे से दे लीजिए, जितना नंबर लाइए कम से कम 80 प्लस नंबर लाइए, लेकिन 12th में टारगेट रखिएगा कि हमको 95 प्लस करना है। 10th का बदला 12th में जाकर जरूर लीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए, तो आंसर क्या होना चाहिए? मार्था टेल्स, मार्था सुनाती थी, क्या सुनाती थी? मधुर मधुर कहानियां। क्या करती थी? मधुर मधुर कहानियां वो सुनाती थी। कहां पर बैठ करके? तो इन द हेजल ग्लेन, मतलब हेजल ग्लेन, उस भूरी तंग घाटी में बैठ करके वो कहानियां सुनाती थी। हर स्टोरी टेलिंग, उसकी जो कहानी सुनाने की जो टेक्निक थी, हर स्टोरी टेलिंग, उसकी कहानियां सुन करके ना क्या आ जाता था? ऐसा लगता था कि उस कहानी में ना जान आ जाता था, है ना। ऐसा लगता था कि पूरा उस कहानी को जीवंत बना दिया गया, एकदम विवरेंसी ला जाती थी उस कहानी में। ऐसा लगता था कि सब कुछ सामने, सब कुछ होता दिख रहा है। वो कहानियां सुनाती जाती थी और बच्चों को लगता था कि हाँ, हमारे सामने वो सारी चीजें हो रही है जो ये मार्था कहानी सुना रही है। तो उसमें लाइफ आता था, उसमें विवरेंसी आ जाता था। टू द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस नेचुरल सेटिंग, ऐसा लगता था ना कि वो वाकई भूरे तंग घाटी में बच्चे घूम रहे हैं। उसके बाद वहां पर क्या गए हैं? परियां घूम रही है, नोम्स वहां पर घूम रहे हैं। ऐसा लगता था कि सपनों की नगरी में बच्चे खो गए हैं, ऐसा लगता था। तो उसकी कहानी सुनाने का अंदाज ही ऐसा था। तो सबसे बड़ा सवाल क्या था कि हेजल ग्लेन में मार्था क्या करती थी? तो मेन इसका आंसर हो गया कि मार्था मधुर मधुर बच्चों को कहानियां सुनाती थी हेजल ग्लेन में बैठ करके। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। कहते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आईज, मार्था की आंखों का रंग कैसा था? ठीक है, व्हाट इज द कलर मतलब कौन सा कलर है, किसका? मार्था की आंखों का। यहां बच्चे समझते हैं ना कि अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। क्या होता है? काके की होता है। तो मार्था की आंखों का यहां से रंग पूछ रहा है कि मार्था की आंखों का रंग क्या है। इस कहानी में आपको क्या पता चला, इस कविता में क्या पता चला कि आंखों का रंग कैसा था? तो आपको अभी तक याद होगा कि उसकी आंखें ग्रे कलर की थी। यहां से देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। यहां देखिए, तो मार्था की जो आंखें हैं, जैसा कि डिस्क्राइब किया गया, जैसा कि वर्णन किया गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, जैसा कि चैप्टर में वर्णन किया गया है, बिल्कुल साफ है। आंखों का रंग कैसा है? बिल्कुल साफ है। और कैसा है? तो ग्रे कलर का उसका है। कल हमने आपको ग्रे कलर दिखाया था ना, कैसा होता है। हाँ, अंग्रेजी में आप चाहे कितना भी वीक होंगे ना, हमसे ज्यादा वीक आप नहीं रहे होंगे। जितने वीक हम थे, वीक नहीं, चौपट। वीक तो चलो फिर भी ठीक है, चौपट। आपकी अंग्रेजी कम से कम चौपट तो नहीं है, हमारी चौपट थी। कम से कम आपकी तो वीक ही है ना, तो अभी आप सीख सकते हैं, चलेगा। Who are staring at is, पहले बच्चे क्वेश्चन को समझना है। आपने अभी इस क्वेश्चन को समझा है ना कि व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आईज, मार्था की आंखों का रंग कैसा है? तो आपने बता दिया कि क्लियर है और ग्रे है, ये आपने बता दिया। अब देखिए इसी भाई आगे क्वेश्चन किया गया कि हु आर स्टेयरिंग। स्टेयर का मतलब क्या होता है? स्टेयर का मतलब होता है टकटकी निगाह से देखना, है ना। कैसे देखना? एकदम तो टकटकी लगाकर देखना। तो ऐसे कह रहा कि कौन, हु मतलब क्या बोला? कौन, कौन है जो एकदम शांति से, आराम से, एकदम टकटकी निगाह से देखे जा रहा है, वो कौन है? बिल्कुल बच्चे, हम सारे डाउट चेक कर लिए आपका, अभी हम डाउट चेक करके ही अभी हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। हाँ, यहां देखिए बच्चे, तो हु आर स्टेयरिंग एट इज, द चिल्ड्रन आर स्टेयरिंग एट मार्था। ओके, यहां पूछा कि कौन है जो शांति से देख रहा है, तो बच्चे देख रहे थे ना, क्योंकि बच्चे ही कहानियां सुन रहे हैं। तो हम कहेंगे द चिल्ड्रन आर स्टेयरिंग, बच्चे टकटकी निगाह से देख रहे हैं। लेकिन किसको देख रहे हैं? तो कहते हैं कि मार्था को देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? विद वंडर एंड ईज, मतलब एकदम शांति से देख रहे हैं, आश्चर्य तरीके से देख रहे हैं। और ये इससे पता चलता है, ये जो चीजें है ना कि शांति से उसको टकटकी निगाह से देखना, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे क्या संकेत मिल रहा है? तो इससे ये संकेत मिल रहा है ना कि देयर फैसिनेशन, मतलब उनका जो आकर्षण है ना, उनका जो एक क्या होता है भाई, उसको कहते हैं ना कि एकदम मोहित हो जाना। क्या होता है? इसको मोहित हो जाना। इस पर तो विद हर स्टोरी टेलिंग, उस मार्था की जो कहानी सुनाने की जो टेक्निक थी, उस पर वे बच्चे मोहित हो जाते हैं और लगातार बस उसकी तरफ देखे चले जाते हैं, खो जाते हैं उसकी कहानियों में। एंड देयर कंफर्ट इन हर प्रेजेंस, और ऐसा लगता है, ऐसा संकेत मिल रहा है ऐसा होने से कि मार्था के प्रेजेंस से, मार्था की उपस्थिति से ऐसा लग रहा है, मार्था की उपस्थिति से ऐसा लग रहा है ना कि वो बच्चे सब के सब खुद में एकदम कंफर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, एकदम बहुत ही आराम सा वो उनको महसूस हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब, ये रहा इस आंसर का मतलब यहाँ पर।
तो द चिल्ड्रन आर स्टेयरिंग एट मार्था, चिल्ड्रन ही मार्था को स्टेयर कर रहे हैं, मतलब कि टकटकी निगाह से देख रहे हैं। और उनका इस तरह से टकटकी लगाकर देखना इस बात का संकेत है कि वो पूरी तरह से उसकी कहानियों जो सुनाती है वो कहानियां उस पर वो मोहित हो चुके हैं बच्चे, है ना। और उसकी उपस्थिति में जब मार्था नहीं रहती है तो वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं अपने आप में, उतना अच्छा उनको नहीं लगता। लेकिन जब मार्था जैसी आती है तो उसकी उपस्थिति से बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चे लोगों को ना दिल को आराम सा महसूस होता है कि नहीं है। ओके, इंग्लिश का नोटबुक कब मिलेगा बच्चे, इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी मिलते ही आपको हम क्लास में शेयर जरूर से कर देंगे, ठीक है ना। हमारे पास बात आएगी तो हम जरूर से आपसे शेयर कर लेंगे। इंग्लिश रीडर का बुक कब पढ़ाएंगे, सही बात आपने पूछा है। तो पोएट्री सेक्शन देखिए अब कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास अब क्या बच गया, अब बताइए हमारे पास क्या बच गया, प्रोज सेक्शन। तो अभी प्रो सेक्शन चलेगा, अभी पैनोरमा पार्ट कभी 2 चलेगा, तो कभी आपका इंग्लिश रीडर चलेगा, क्योंकि पोएट्री तो खत्म हो जाएगा आज, है ना। तो अब आपका चैप्टर बाय चैप्टर चलता है, मतलब अब सिर्फ कहानियां आएंगी, क्योंकि सारी कविताएं तो खत्म हो गई, अब सिर्फ कहानियां आएंगी, चाहे पैनोरमा पार्ट 2 से आए, चाहे वो इंग्लिश रीडर बुक से आए, ठीक है। ओके, यहां देखिए बच्चे कहते हैं कि हाउ डू दे सिट, यहां दे बोलने का मतलब कौन, यहां बच्चे दे बोलने का मतलब हो गया बच्चे, यहां दे बोलने का मतलब हो गया चिल्ड्रन, क्या हो गया, चिल्ड्रन। तो कहते हैं कि हाउ मतलब कैसे, कैसे बच्चे लोग बैठते थे, है ना, सुनने के लिए, क्या करने के लिए, सुनने के लिए बैठते थे। मार्था की कहानी को सुनने के लिए बच्चे कैसे बैठते थे, मतलब कैसे बैठकर मार्था की कहानियों को सुनते थे, ठीक है। द चिल्ड्रन सिट ऑन द ग्राउंड, देखिए कहता है कि बच्चे कैसे बैठते थे कहानियां सुनने के लिए। कहता है कि जो बच्चे थे ना वो बैठते थे कैसे, एकदम जमीन पर बैठते थे, ग्राउंड पर, जमीन पर बैठते थे। विद देयर हेड्स रेस्टिंग ऑन देयर एल्बोज, अपनी कोहनी, ये हाथों की जो कोहनी होती है ऐसे करके ना बैठते थे, जमीन में ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे करके कहानी सुनते थे, अपने एल्बोज को लॉल्ड करके, ठीक है। तो एल्बोज टू लिसन टू मार्था स्टोरी, रेस्टिंग ऑन देयर एल्बोज टू लिसन टू मार्था स्टोरीज, वो अपने कोहनी के सहारे जमीन पर बैठ जाते थे ताकि वो मार्था की कहानियों को ध्यान पूर्वक सुन सके। लिसन टू का मतलब ही होता है किसी चीज को गौर से सुनना होता है। अब ये जो उनका जो पोस्चर था, मतलब जो शरीर का जो यहां पर था बनावट जो था ना, बैठने का जो ढंग था, क्या था ये जो उनका बैठने का जो ढंग था, इस बात से पता चलता है कि वे लोग कितने अटेंटिव रहते होंगे, है ना, उनके अंदर कितना अटेंटिवनेस रहता होगा, मतलब कितना उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो ध्यान है ना, उन बच्चों का जो ध्यान है हमेशा मार्था की कहानी पर ही रहता होगा। क्योंकि जब भी हम किसी को ऐसे करके जब सुनते हैं ना, इसका मतलब कि अपना माइंड हमारा ज्यादा कंसंट्रेट रहता है सामने वाले पर, है ना। तो इससे पता चलता है, मतलब ये ऐसे करके बैठने से ना, उनके बैठने का जो ढंग है, बॉडी का जो पोस्चर है, उनके बॉडी का जो पोस्चर है, पोस्चर मतलब क्या, शरीर का हाव भाव, है ना, कि आप कैसे बैठे हुए हैं, कैसे खड़े हुए हैं, कैसे आप लेटे हुए, उसको पोस्चर करना कहते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है, सजेस्ट का मतलब होता है किसी चीज का पता चलना, तो उनके बैठने के ढंग से ये पता चलता है कि उनका जो ध्यान है ना, कितना ज्यादा इंगेज है ना, उनका जो ध्यान है, उनका जो इंगेजमेंट है, मतलब उनकी जो व्यस्तता है, वो कितने व्यस्त है सोचिए। तो उनकी जो व्यस्तता है स्टोरी टेलिंग के साथ, मतलब कहानी सुनते टाइम में, कितना गजब का है ये, है ना, कि बच्चों का ध्यान इधर तो भटक नहीं रहा है, बच्चे लोग कोई और काम नहीं कर रहे हैं। एक होता था क्या, जैसे कभी कोई टीचर पढ़ाते रहते हैं, है ना, और अगर क्लास अगर बोरिंग लग रहा है तो क्या लगता है ऐसे कि बैठ करके हम लोग क्या करते थे, कभी देख रहे हैं कलम को ऐसे से घिसे जा रहे हैं, ऐसे किए जा रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी कान में ऐसे उंगली कर रहे हैं, कभी नाक साफ कर ले रहे हैं, कभी बाल में थोड़ा सा ऐसे कर ले रहे हैं। ये इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपका ध्यान, है ना, पूरी तरह से कंसंट्रेटेड नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर इस पोस्टर से देखने से पता चल रहा है कि बच्चों का ध्यान बिल्कुल कहानी टेलिंग पर है, मतलब कहानी सुनने पर है, और बिल्कुल पूरी तरह से वो व्यस्त है, कहानी सुनने में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से वो बैठा करते थे कहानी सुनने के लिए। आगे कहता है हाउ वर हाफ ऑफ द स्टोरी सेड, कहते हैं कि जब भी मार्था कहानियां सुनाती थी, जब भी मार्था कहानियां सुनाती थी, तो हाउ वर हाफ ऑफ द स्टोरी सेड, आधी कहानियां जो होती थी, आधी कहानियां जो होती थी वो कैसे कह दी जाती थी, कैसे कह दी जाती थी। तो आप याद कीजिए, कल हमने बताया था कि मार्था की जो कहानियां थी ना, आधी कहानी तो बच्चों को उसके बॉडी पोस्चर से ही समझ जाता था, समझ में आ जाता था वो, है ना। यहां देखिए कहते हैं कि हाफ ऑफ द स्टोरीज, कहानी का जो आधा हिस्सा होता था, जब मार्था कहानी सुनाती थी ना, तो कहानी का जो आधा हिस्सा का जो प्रभाव होता था, आधा हिस्सा का जो प्रभाव होता था, वॉज कन्वेड थ्रू मार्थास फिजिकल फीचर्स। देखिए यहां पे हमने वही बात करी कि ये प्रस्तुत की जाती थी, ये डिलीवर की जाती थी, कैसे कैसे, तो कहता है किससे, कैसे, तो मार्था के फिजिकल फीचर से, मार्था के शरीर की जो बनावट थी, है ना, उसका जो भाई फिजिकल फीचर्स था, उसके बॉडी में कुछ फीचर्स थे, कुछ खासियत थी। जैसे कि उसकी आवाज की बात कर लें, आवाज कितना स्वीट था,
इतना स्वीट आवाज था ना कि बच्चे एकदम मतलब मोहित हो जाते थे। चिन, जैसे कि उसका बॉडी फॉर्म में चिन की बात करें, ठुड्डी, जो उसकी ठुड्डी थी एकदम छोटी सी ठुड्डी थी। एंड ग्रेव लवली हेड, एंड अ स्मॉल ग्रेव लवली हेड, और उसका जो माथा था ना एकदम प्यारा सा छोटा सा था लेकिन गंभीर होता था। ओके, तो ये शरीर की फीचर से पता चल जाता था कि उसकी आधी कहानी तो उसके बॉडी है ना, लैंग्वेज बता दिया। दिस इंप्लाइज दैट, इससे पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि मार्था की जो कहानी कहने की जो क्षमता थी इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, ये सिर्फ उसके मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं होता था, बट ऑल्सो अबाउट हर एक्सप्रेसिव डिलीवरी एंड प्रेजेंस। ऐसा लगता था है ना क्या, कि उसका जो कहानी को जो बयां करने का जो तरीका था एकदम एक्सप्रेसिव था, लगता था कि हाँ कहानियों को सीधे जीवंत बना करके दिखा रही है। एक्सप्रेसिव, हर एक्सप्रेसिव डिलीवरी एंड प्रेजेंस, ऐसा लगता था कि वाकई सामने कोई कहानी सुना रहा है, मतलब सारे शब्द एक एक करके भाई समझ में आता था। एंड प्रेजेंस, और लगता था कि हाँ कि मार्था ही कहानी सुना रही है, मतलब उसकी उपस्थिति पता चल जाती थी कि मार्था ही है, कोई और नहीं जो कहानी सुना रहा है, वो मार्था ही है। ठीक है, हाँ चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। ये रहा बाबू आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, अब यहां से बच्चे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बच्चे थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लॉन्ग में हमें कुछ और जानकारी मिलेगी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। सब्जेक्टिव को इतना अच्छे से तरीके से पढ़ लेना होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको दिक्कत ना हो। अच्छा बताइए किन किन बच्चों को अभी भी, अच्छा हम लास्ट में बात करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपसे 5 मिनट बात करेंगे, समझ गए ना, कोई जाइएगा मत। ठीक है, चलिए डिस्क्राइब मार्थास फिजिकल फीचर्स, कहते हैं डिस्क्राइब कीजिए, मतलब वर्णन कीजिए। क्या कीजिए भाई? वर्णन कीजिए। किसका? तो मार्था की शारीरिक जो फीचर्स थे उसका, है ना, उसके शरीर की जो बनावट थी, उसके जो खासियत थी, कह रहा है कि उसका वर्णन कीजिए, उसकी चर्चा कीजिए। तो भाई मार्था इज डिस्क्राइब, जैसा कि मार्था को यहां पर डिस्क्राइब किया गया है, वर्णित किया गया है इसको, है ना, जहां तक इसके बारे में वर्णन किया गया है, हमने नहीं किया, वॉल्टर डिलामेयर साहब ने अपनी कविता में किया है। एज अ यंग वुमन, मतलब वो जो लेडी है ना, एक औरत है जो कि अभी उनकी ज्यादा एज नहीं हुई है, अभी वो जवान महिला है। ओके, विथ डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स, जिनकी जो शरीर की जो बनावट है ना वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, मतलब बहुत ही खास है। क्या है भाई? बहुत ही खास है, एकदम डिस्टिंक्ट है, औरों से बिल्कुल अलग है, औरों से बिल्कुल अलग है। उनके शरीर के जो खासियत है, जो फीचर्स है ना, शरीर की जो बनावट है, वो औरों से बिल्कुल खास है और अलग है। ऐसा बताया गया कविता में, जैसा कि कवि बता रहे हैं, हमने ऐसा कवि बता रहे थे। शी हैज क्लियर ग्रे आईज, उनकी आंखें जो थी ना एकदम उसमें एक रत्ती का भी धब्बा नहीं था, और ग्रे कलर की उनकी आंखें थी। कौन से कलर की? ग्रे कलर की उनकी आंखें थी, जैसा हमने कल पढ़ा था। उनके जो हाथ थे बड़े एकदम पतले दुबले हाथ, मतलब पतले पतले हाथ थे, एकदम स्लिम हैंड्स था उनका, मार्था का। तो मार्था के हाथ कैसे थे? एकदम स्लिम थे, दुबले पतले टाइप के। एंड अ नैरो चिन, और यहां पर जो उनकी ठुड्डी थी ये वाली एकदम छोटी सी थी, नैरो थी, ठीक है, पतली सी छोटी सी। हर हेड इज स्मॉल, उनका माथा ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब हाइट के हिसाब से ज्यादा माथा बड़ा नहीं था। ठीक है, लवली था, उनका जो माथा कैसा था? वो छोटा सा था, प्यारा सा था, और थोड़ा गंभीर टाइप का दिखता था। These कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खासियत। तो ये जो खासियत अभी आपको पता चला मार्था के बारे में, क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि ये जो खासियत है इससे कंट्रीब्यूशन मिलता है, इसका ही योगदान है, इसका ही योगदान रहा है ना, किनको? इनका अपने इस खासियत के चलते ओवरऑल ब्यूटी एंड चार्म, जो कि उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर क्या था? उनकी सुंदरता को बयां करता था, उनके चार्म को, उनके चेहरे की चमक को, उनके चेहरे की सुंदरता को ये बयां करता है, यही खासियत। विच लाइकली हेल्प्स हर कनेक्ट विद चिल्ड्रन, और यही वो खासियत है जो कि लगता है लाइकली लगता है ना, कि यही वो चीजें हैं जो मार्था को मदद करती हैं बच्चों से कनेक्ट करने में, मतलब बच्चों के साथ जोड़ने में। अगर ये महिला अगर थोड़ी क्रूर टाइप की होती, मान लीजिए थोड़ी सी क्रूर टाइप की होती, थोड़ा सा निर्दयी टाइप की होती, हमेशा चेहरा पे गुस्सा दिखता अगर, है ना, आवाज एकदम पूरा कर्कश टाइप का होता, तो सोचिए क्या बच्चे इससे कनेक्ट हो पाते? नहीं ना, इससे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते। अब मान लीजिए कि हम ही क्लास में अगर आए और आपके ऊपर आते चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन ऐसे कमेंट कर रहा है जी, हाँ किसको किसको पढ़ने का मन नहीं है, जिसको पढ़ने का मन निकल जाओ यहाँ से, जाओ नहीं पढ़ाएंगे, जाओ आज के बाद से। तो क्या बच्चे आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे? क्या इस तरह से आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं। आप कहेंगे सर एक तो हमारी अंग्रेजी कमजोर है, ऊपर से सोचते हैं कि चलिए आपकी क्लास में कुछ सीख लें, लेकिन आप है कि आते साथ पहले गुस्साने लग जाते हैं। ऐसा हम कभी करते हैं? नहीं ना, हाँ, है ना। तो बच्चे उन्हीं से कनेक्ट हो पाते हैं ना, बच्चे उन्हीं से कनेक्शन बैठा पाएंगे जो उनकी बातों को समझ सकते हैं,
है ना, जो उनकी बात को समझते होंगे, जो उनके फीलिंग को समझते होंगे, है ना, और उनके प्रॉब्लम्स पर थोड़ा सा ध्यान देते होंगे, तो बच्चे से कनेक्शन अच्छा बैठ जाता है इनसे, है ना। तो टीचर हमेशा इसी फिराक में रखते हैं कि भाई कैसे बच्चों से कनेक्शन हमेशा हम बना करके रखें, जोड़ करके रखें हम, ठीक है ना। हाँ, हम डांट भी रहे प्यार से अच्छा, मतलब हम डांटते भी हैं क्लास में। ओके बाबू, कभी भी अगर हमको कुछ बोलना होगा ना अगर आपको, तो हम प्यार से ही बोलेंगे, लेकिन उस डांट में आपकी भलाई ही छुपी रहेगी, समझ गए ना। एक टीचर और पेरेंट्स जब भी किसी को डांटते हैं ना अपने बच्चों को ना, तो हमेशा उनकी भलाई के लिए, क्योंकि अभी आप जिस एज में उस एज से हम लोग गुजर चुके हैं, है ना। आप जिस फील्ड में उस फील्ड से भी हम लोग गुजर चुके हैं, आप जिस एज में उस एज से भी हम गुजर चुके हैं। तो सोचिए कि आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, है ना, हमारे पास आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस होगा चीजों को समझने का, उसके ऊपर डिसीजन लेने का। तो इसीलिए आप गलती ना करो, इसके लिए हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। अब कुछ बच्चों को हमारा ये लग जाता है कि नहीं सर ऐसे बोल दिए वैसे बोल दिए, नहीं बच्चे, हमारा इंटेंशन कभी भी गलत नहीं हो सकता आपके लिए हमारा इंटेंशन इरादा कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया है, इज दिस पोएम लाइक अ ड्रीम। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो कविता आपने पढ़ी, क्या ये एक सपने की तरह है, क्या ये एक सपने की तरह है ना। अब देखिए इसको आप पढ़ के ना आपको बचपन की याद आएगी कि हाँ ऐसी कविता चाहे ऐसा कहानी जब हमें बचपन में सुनाया जाता था ना, तो हमें भी उस टाइम एक सपने की तरह लगता था, है कि नहीं है। हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वाकई ये कविता जो है बिल्कुल सपने की तरह है। तो बिल्कुल भाई, जिसमें परियों की चर्चा होगी, जिसमें छोटे छोटे जो हैं जो नोम्स होते हैं उसकी चर्चा होगी, है ना, तो क्या कह सकते हैं उसमें, हमें सपने की तरह ही मान सकते हैं उसको। कहते हैं कि while the poem itself is not a dream। देखिए ये बात सही है कि ये जो कविता है ना, isn't a dream, it creates a dream like atmosphere। ये सपना नहीं है, लेकिन ये सपनों के जैसा ना एक आवरण बुन देता है। क्या करता है, ये सपनों के जैसा एक आवरण तैयार कर देता है कि बच्चों को लगता है कि भाई कहीं ये सपना ही तो नहीं है ना, ऐसा, जबकि ये सपना नहीं है। ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है ड्रीम लाइक, मतलब सपनों जैसा। ये क्या करता है, ये क्या बनाता है, तो ये जो है ना, ये सपने जैसा एक आवरण तैयार कर देता है कि देखो परियां घूम रही हैं, देखो नोम्स उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, देखो हल्का हल्का ग्रीन कलर का लाइट जल रहा होता है, बादल क्या हो रहे हैं भाई, बादल अपना है ना वो क्या हो रहे हैं, फेड हो रहे हैं, वो बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से, है ना। ये सब सारी चीजें क्या है कि अब हम कविता को पढ़ रहे हैं तो हम तो भाई सपने में नहीं अभी हैं, अभी दिन में भाई कौन, अच्छा सोते हुए कोई पढ़ा नहीं सकता है, सोते हुए कोई पढ़ नहीं सकता है, तो ये सपना नहीं है, लेकिन सपने की तरह कह सकते हैं ये। ओके, मार्था's स्टोरी टेलिंग ट्रांसपोर्ट्स द चिल्ड्रन टू अ मैजिकल रियल्म। क्या कहते हैं कि मार्था की जो कहानी जब वो सुनाती थी ना, तो बच्चे लोग कहां चले जाते थे, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इस जगह से उस जगह लेके चल जाना, तो बच्चे लोग आराम से बैठ करके कहानियां सुनते थे, है ना, और वो उस कहानी में इतने दूर चले जाते थे ना, खो करके कहां चले जाते थे, तो एक मैजिकल रील में चले जाते थे। एक मैजिकल रील में मतलब क्या, एक जादुई दुनिया में चले जाते थे। ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी, और क्या होता था, धीरे धीरे लगता था कि वास्तविकता से निकल करके वो चले गए हैं कहां पर, एकदम इमेजिनेशन में, एकदम कल्पना की दुनिया में। कौन सी दुनिया में, कल्पना की दुनिया में बच्चे चले जाते थे। और वो मार्था की कहानी सुनाने का ऐसा तरीका ही था ना कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट कर लेती थी कहां, जादुई दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में, है ना। द चिल्ड्रन बिकम सो एनग्रोस्ड, मतलब जितने बच्चे कहानियां सुन रहे होते थे ना, वो इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते थे, इतने ज्यादा एकदम लीन हो जाते थे ना। एनग्रोस का मतलब होता है जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो लगातार रील्स पे रील्स आप देखे जा रहे हैं, उंगली मन कह रहा है कि भैया अब ज्यादा हो गया, बंद करो, लेकिन इससे क्या होता है ना कि आप लोग थोड़ा सा और इसको कहते हैं एनग्रॉस हो जाना कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको कोई चीज अट्रैक्ट कर रही होती है अंदर में, देखे जा रहे हैं, स्लाइड बाय स्लाइड चेंज करते जा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा एनग्रॉस हो गए, मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या हो गया ना, व्यस्त हो गए उसमें आप। इन हर टेल्स, उनकी कहानियों, बच्चे है ना, बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते थे मार्था की कहानियों में। टेल्स मतलब होता है कहानियां, ठीक है। इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते थे कि दे लूज अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग्स, कि उनको पता ही नहीं चल पाता था कि उनके आसपास में क्या क्या चीजें हैं। वो बैठे हुए थे कमरे में, लेकिन ऐसा लगता था कि मानो कि वो परियों की नगरी में घूम रहे हैं, तो आसपास के वातावरण को ना वो पहचान ही नहीं पाते थे। एक्सपीरियंसिंग, इस कहानी को सुनते सुनते उनको ऐसा अनुभव होता था, द स्टोरीज एज इफ, मानो कि इन अ विविड ड्रीम, कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग सपनों में वो घूमे जा रहे हैं। दिस ड्रीम लाइक क्वालिटी, ये जो सपने जैसा जो विशेषता दिखाता था कहानी में, है ना, इज एनहांस्ड बाय द रिवाइवल ऑफ पास्ट ग्लोरीज एंड द फेरी लैंड्स वंडर्स। इस कहानी में क्या क्या चीजों पर भाई जोर देता था, एनहांस करता था,
पास्ट ग्लोरीज, मतलब कैसे कहानी बीत गई और कैसे उस कहानी जो बीती उसमें परियों क्या भाई, परियों के देश को दिखाया गया है ना, उसके आश्चर्यजनक चीजों को दिखाया गया। ये इस कहानी को सुनाने का ऐसा तरीका था किसका, मार्था का। तो ये जो पोम है वो सपना नहीं था, लेकिन सपने जैसा वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था, वैसा वो आवरण सेट कर दे रहा था। ठीक है, हाँ यहां बच्चे सिंपली पूछा कि क्या ये सपना, क्या ये जो कविता है वो सपना है। कविता सपना किससे होगा, है ना। वो कविता पढ़ने के बाद ऐसा फील होने लगा कि हाँ वाकई कि हम सपनों की दुनिया में घूम रहे हैं, क्योंकि जहां परियों की बात होगी वो तो रियल में है नहीं, वो तो भाई सपनों में ही हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हाउ डज दिस पोएम एंड, इस कविता का अंत कैसे होता है, इस कविता का अंत कैसे होता है। यहां बच्चे पूछ रहा है इस कविता का अंत कैसे किया गया, कैसे होता है। द पोएम कंक्लूड्स विद द चिल्ड्रन डीपली अफेक्टेड बाय मार्था स्टोरी। जैसा कि कविता में बताया गया कि ये जो कविता है इसमें जितने सारे बच्चे हैं इनको जोड़ा गया इसमें, है ना, जो कि बहुत गहरे प्रभाव, बहुत ही गहरा प्रभाव, है ना, बहुत गहरे तरीके से वो प्रभावित, बहुत ही गहरे तरीके से वो प्रभावित हो चुके हैं किसमें, मार्था की कहानी को सुनते सुनते। दे रिमेन इन अ ट्रांस लाइक स्टेट, उनको कहानी सुनाते वक्त में ऐसी दुनिया में भेज दिया गया, है ना। देयर माइंड्स फिल्ड विद इमेजेस ऑफ द फेरी लैंड्स फ्रॉम लॉन्ग एगो, मतलब बहुत लंबे समय तक में उनको ऐसा लगा कि वो परियों के देश में, फेरी लैंड परियों की जगह पर वो, है ना, उसके वो देख पा रहे हैं, चाहे उसके तस्वीरों को देख पा रहे हैं, मतलब उनके मन में ना खाली परियों का इमेज ही फिल हो गया, भर गया, ऐसा कह रहा है। द चिल्ड्रन आर लेफ्ट स्पीचलेस, और जब कहानी सुनते सुनते जो बच्चे हैं वो एकदम स्पीचलेस हो गए, मतलब निशब्द हो गए, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था, स्पीच लेस हो गए। स्टिल मेंटली एक्सप्लोरिंग द मैजिकल वर्ल्ड, कहानी तो खत्म हो गई लेकिन बच्चे इतने ज्यादा उस कहानी में के अंदर घुस चुके थे, भावनाओं में बह चुके थे कि कहानी खत्म होने के बावजूद भी उनका जो दिमाग था अभी भी उसी जादुई दुनिया को खोज रहा था, जबकि कहानी खत्म हो चुकी थी। तो इसे कहते हैं ना कि स्टोरी टेलिंग करना, मतलब ऐसी कहानी सुनाओ कि सब लोग का जो ध्यान है वो एक ही जगह पर आ जाए, जैसे कि बच्चे लोग का हो गया था। जैसा कि मार्था कहानी को डिस्क्राइब करती थी वैसे वैसे बच्चे क्या होते थे ना, कहानी को खत्म करती थी वो, लेकिन फिर भी उनका दिमाग वहीं पर भीतर रहता था। दिस एंडिंग एम्फेसाइजेस, इस तरह से वो कहानियों को खत्म करती थी ना, किस बात को जोर देते देते, है ना, वो इस बात पे जोर देती थी कि द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि कैसे कोई स्टोरी सुनाने वाले के पास में एक अजीब सी ताकत होती है ना, कि वो किसी को भी इमेजिन करा करके, कल्पना करा करके वो, है ना, उस दुनिया में लेके जा सकता है। तो ये क्या बताया, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इमेजिनेशन टू कैप्टिवेट यंग माइंड्स, कि कैसे कल्पना करवा करके ही, है ना, छोटे छोटे बच्चों को कैप्टिवेट किया जा सके, मोहित किया जा सके, है ना। ये देखिए बच्चे तो क्या होते हैं, बच्चे तो बहुत जल्दी ही मोहित हो जाते हैं किसी चीज पर, जहां उनको कोई चीज अच्छा लगा तो वहां पर क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं वो बच्चे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, हम कहां कहते हैं कि आप इसको लिखिए, नहीं, आपको नोट्स जाते हैं आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे आप इसके लिए आप इतना टाइम इसमें मत दीजिए, हम आपसे बहुत बार क्लास में कह चुके हैं। ओके, आप बच्चे इसे पढ़िए कि हाँ हमको चैप्टर में किन किन चीजों को समझना पड़ रहा है ना, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है। यहां देखिए बच्चे, सारी बातें बिल्कुल चैप्टर के अंदर से ही कही जा रही हैं। डू यू थिंक दैट मार्था एंड द चिल्ड्रन एंजॉयड स्टोरीज, क्या आपको भी लगता है, क्वेश्चन क्या गया, क्या आपको भी लगता है कि मार्था को कहानी सुनाने में मजा आता था और बच्चों को कहानियां सुनने में मजा आता था, है ना। कहानी के दौरान क्या मार्था और बच्चे दोनों कहानी का मजा लेते थे, तो कहते हैं यस, बोथ मार्था एंड द चिल्ड्रन क्लियरली एंजॉयड द स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस। मार्था और बच्चों दोनों को साफ साफ पता चल रहा है इस कहानी से, इस कविता से, कि दोनों, है ना, कहानी सुनने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, दोनों को मजा आता था। मार्था डेमोन्स्ट्रेटेड हर स्किल, मार्था कहानी सुनाते वक्त अपने उस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करती थी, प्रदर्शन करती थी कि हम कैसे इतना अच्छा कहानी हम सुना रहे हैं। एंड एंथुजियाज्म एज अ स्टोरी टेलर, और एकदम जोश के साथ, एकदम एंथुजियाज्म के साथ में वो कहानी सुनाती थी। थ्रू हर एक्सप्रेसिव टोन, कि कैसे एक कहानी को किस टोन से सुनाया जाए, कैसे उसको बयां किया जाए, ये सारी चीजें मार्था को पता थी, है ना। कहानी सुनाते वक्त बॉडी का जेस्चर, पोस्चर हम कैसा रखें, है ना, बॉडी का जो हाव भाव है वो कैसे रखे, ये मार्था को अच्छे से पता था। एंड एबिलिटी टू क्रिएट अ बिलीवेबल एटमॉस्फेयर, और ऐसी उसमें क्षमता थी ना, ऐसी क्षमता थी कि वो एक, है ना, एकदम विश्वसनीय आवरण का वो निर्माण कर देती थी। वो ऐसा कुछ था नहीं, पढ़ियां थी नहीं, नॉर्म्स थे नहीं, लेकिन कहानी सुनाने का उसका जो टोन था ना वो ऐसा था कि ऐसा लगता था कि मानो वाकई पढ़ियां सामने आ गई हैं। वो ऐसा विश्वसनीय आवरण तैयार कर देती थी। द चिल्ड्रन, बात रही बच्चों की, तो बदले में बच्चे भी उसको अच्छे से सुनते थे विद रैप्ट अटेंशन। बच्चे विद रैप्ट अटेंशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा ध्यान मग्न होकर के, ध्यान मग्न होकर। ओके, विद रैप्ट अटेंशन। सो यू माय स्टूडेंट्स, यू आल्सो हैव टू
यू ऑल्सो हैव टू अटेंड द क्लास विद रैप्ट अटेंशन, आपको भी ध्यान मग्न हो करके क्लास को अटेंड करना चाहिए। ओके, बिकमिंग, और वो बच्चे क्या हो जाते थे, बिकमिंग फुल्ली इमर्स्ड, वो बच्चे पूरी तरह से कहानी में क्या होते थे, इमर्ज हो जाते थे, एकदम मतलब अंदर तक घुस जाते थे, भावनाओं में बह जाते थे। देयर एंजॉयमेंट इज एविडेंट, और इन दोनों का, इन बच्चों का एंजॉयमेंट एकदम इतना भरपूर आनंद इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि हाउ दे वर चार्म्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, कि कैसे वो मोहित हो जाते थे, कैसे उस चमक धमक वाली दुनिया में वो खो जाते थे और चले जाते थे, ट्रांसपोर्ट हो जाते थे, चले जाते थे कहां, टू एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, एक कल्पना किया हुआ दुनिया में। क्या है भाई, एकदम कल्पना भरी दुनिया में, कल्पना से भरी दुनिया में वो कैसे वो चले जाते थे, वो है ना, ड्रीम्स एंड फेरीज, सपनों की नगरी में और परियों की नगरी में वो चले जाते थे। तो इससे पता चलता है कि दोनों को कहानी, एक को कहानी सुनाने में और बच्चों को कहानियां सुनने में दोनों भाई एंजॉय करते थे, है ना। यहां देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या गया, Martha begins with happy and tranquil note and ends with sadness. Why does she do so? जब मार्था कहानियां सुनाती थी, जो उसकी जो शुरुआत करती थी, मार्था जब कहानी की शुरुआत करती थी तो एकदम खुश होकर के, हैप्पीनेस के साथ में और ट्रैंक्विल नोट में, ऐसा लगता था ना कि मानो अपनी तरफ वो क्या कर लेगी, वो मोह लेगी, वो और मोह लेती थी, वो उसी अंदाज में, उसी साउंड में, उसी आवाज में वो, है ना, कहानी की शुरुआत करती थी। और कहानी का अंत वो कैसे करती थी, तो सैडनेस के साथ में। क्यों? क्योंकि कहानी खत्म होने पर होती थी। Why does she do so? वो ऐसा क्यों करती है, एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए। तो जैसा कि मार्था का जो स्ट्रक्चर है कहानी सुनाने का, जैसा कि मार्था का जो तरीका है, मार्था का जो तरीका है उसका स्टोरी टेलिंग करने का, टू क्रिएट अ पावरफुल इमोशनल जर्नी, तो भाई इसमें उस यात्रा पे, वो कैसी यात्रा निकलती है, वो भावनात्मक, मतलब क्या, इमोशनल, भावनात्मक यात्रा पर वो बच्चों को लेके जाती हैं ताकि बच्चे कनेक्ट हो सके कहानी से। इसलिए वो कहानी को एकदम सीधे हैप्पीनेस के साथ शुरुआत करती है। शी स्टार्ट्स विद अ पीसफुल हैप्पी टोन, वो जब भी कहानी की शुरुआत करती है एकदम शांत होकर के, खुश होकर के, उसी आवाज में, चेहरे पर स्माइल के साथ में, टू ड्रॉ हर लिसनर्स, ताकि जो श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले हैं, है ना, उन पर वो बढ़िया से सेंस ऑफ कंफर्ट लगा पाए, मतलब उनको आराम से कहानी समझ में आना चाहिए। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते जाती है, सी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसेस एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री, तो बीच में वो कहानी में रहस्य डाल देती है ताकि बच्चा और इंटरेस्ट ले, और कहानी में जब अंत होता है तो लास्ट में उदासी भी उसमें दिखाई जाती है, मतलब मेलनकली को भी दिखाया जाता है। दिस शिफ्ट इन मूड, ये जो उसके मूड का जो शिफ्टिंग है, कि कभी मूड उसका हैप्पीनेस रहता है, कभी उदास हो जाता है, तो ये जो मूड का शिफ्टिंग होना है ना, ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, टू क्रिएट अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मेमोरेबल नैरेटिव, ताकि कहानी को थोड़ा सा और जटिल बनाया जा सके, थोड़ा सा और इसको यादगार बनाया जा सके। द ट्रांजिशन फ्रॉम जॉय टू सैडनेस, ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो बदलाव है ना, जॉय से मतलब खुशी से उदासी की तरफ, ठीक है, मिरर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एड्स डेप्थ टू द स्टोरी, इससे क्या होता है, ये दिखाता है, ये मिरर करता है कि रियल लाइफ में भी क्या होता है ना, कि सपनों की नगरी से बाहर निकलो और इस रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करो। एंड एड्स डेप्थ टू द स्टोरी, ताकि कहानी को एकदम गहराई से समझा जा सके, ताकि कहानी को एकदम डेप्थ से, गहराई से समझा जा सके। मेकिंग इट मोर इंपैक्टफुल फॉर द चिल्ड्रन, ये जो उसका तरीका है कि पहले खुशी से स्टार्ट करती है, लास्ट में उदासी पे खत्म करती है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर, बच्चों पर, तो बच्चे कनेक्टेड रहते हैं उससे, बच्चे उससे कहानी के दौरान से लेकर के अंत तक में वो कनेक्टेड रह पाते हैं। ये उसका कहानी सुनाने का तरीका ऐसा है। आगे कहा गया बच्चे, क्वेश्चन में आगे कहा गया, एक्सप्लेन द मूड ऑफ द पोएट व्हेन ही सेज आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हश ऑफ एन एज गोन बाय, मतलब अपने जो वॉल्टर डे ला मेयर साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा लास्ट में कविता में ये लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या था, ये कहना चाह रहा है कि दिस लाइन कैप्चर्स अ मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड ऑ एंड वंडर, मतलब इस कहानी में, इस लाइन से पता चलता है कि कैसे हमें कहानियां एकदम शुरुआत में एकदम हंसी खुशी के साथ शुरू की जाती थी और लास्ट में उदासी पर लाकर के छोड़ दिया जाता था। तो दिस लाइन कैप्चर्स अ मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड ऑ एंड वंडर, मतलब इसमें एक तो आश्चर्यजनक बातें होती थी इस कहानी में, क्या था भाई, आश्चर्यजनक बातें इसमें होती थी और कभी कभी इसमें उदासी भी होता था। द पोएट रिकॉलिंग हिज चाइल्डहुड, इस लाइन के जरिए राइटर कहना चाहते हैं कि वो अपने बचपन को याद करते हुए, कहते हैं उस एक्सपीरियंस को, जब वो कहानी को सुना करते थे, मार्था की कहानी को जब वो सुना करते थे बचपन में, तो इस लाइन के जरिए वो बताना चाहते हैं कि हम भी सारे बच्चों के साथ मार्था की कहानी को सुनते थे।
मार्था स्टोरीज डिस्क्राइब्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अनदर टाइम। मार्था की कहानी को याद करते ही ऐसा लगता है ना कि हम अभी जिस एज में हैं सीधे चले गए बचपन वाले एज में, मतलब कहानी अभी तक इनसे कनेक्टेड है। तो ये जो यहाँ पर एक फ्रेज यूज किया गया है, जो वाक्यांश यूज किया गया है, हार्ट्स स्टूड स्टिल, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है क्या मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड रिवरेंस एज इफ टाइम इटसेल्फ हैज पॉज्ड। ऐसा लगता है ना कि अभी भी एक्साइटमेंट उतना ही है उन कहानियों को याद करके, और आज भी उन कहानियों में हम घूमने चले जाते हैं, मानो कि टाइम इटसेल्फ हैज पॉज्ड। ऐसा लगता है ना कि समय थम सा गया है, ऐसा लगता है जब भी उसकी कहानी को याद करते हैं। तो द हर्ष ऑफ एन एज गोन बाय, इस फ्रेज का मतलब क्या है? इससे उसके मन में क्या जगाता है? ये जो वर्ड है राइटर के मन में क्या जगाता है? अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया बोलने का मतलब होता है पुरानी यादों में खो जाना, पुरानी यादों में खो जाना। ठीक है, तो इस लाइन से पता चलता है कि राइटर जो है ना, राइटर के मन में एक भाव जगता है जो पुरानी यादों में खो जाते हैं। एंड मिस्ट्री, और किसमें? तो रहस्यों में, उस रहस्य में जो कहानियों में मार्था सुनाया करती थी। तो ओवरऑल बहरहाल देखा जाएगा, द मूड इज वन ऑफ क्वाइट अमेजमेंट। मतलब ये राइटर ने इस लाइन को जिस मूड में लिखा है ना, ये क्वाइट अमेजमेंट है, मतलब क्या एकदम खुशी से भरी हुई है। क्या है ये? खुशी से भरी हुई है। कोई अपने बचपन को याद करके, कोई अपने बचपन को याद करके कभी कोई दुखी हो सकता है क्या? नहीं, सब कोई खुश हो जाता है। Where the children are completely captivated by the magic of storytelling, ये उस बचपन की यादों को ताजा करते हुए कहते हैं कितनी खुशी होती थी कि जिस कहानी में जितने सारे बच्चे कहानी सुन रहे होते थे ना, वो पूरी तरह से मोहित हो जाया करते थे। मतलब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं भी मोहित हो जाया करता था। किस चीज से? बाय द मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो कहानी सुनाने का जो अंदाज था उसमें एक जादू थी, उस वो मैजिक के, है ना, उस मैजिक से, उस जादू से हम क्या हो जाते थे? पूरी तरह से हम मोहित हो जाया करते थे। ये बात राइटर अपने बचपन की याद को तरोताजा करते हुए कह रहे हैं। अब एक लास्ट बच्चे क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग व्हेन ही स्टार्टेड द पोएम। राइटर ने जब इस कविता को लिखा तो शुरू में, तो कविता के शुरुआत में राइटर का जो फीलिंग है वो कैसा है? जब इन्होंने कविता को शुरुआत किया लिखना, तो राइटर का जो कवि है उनका फीलिंग कैसा रहा होगा? तो वॉल्टर डिलामेयर बिगिंस द पोएम विद अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। सबसे पहले अपने पुराने यादों में खो करके इन्होंने कविता की शुरुआत करी। एंड फॉन्डनेस, और बड़ी ही एकदम फॉन्डनेस के साथ, बड़ी ही उत्सुकता से, समझ गए, एकदम शौक से इन्होंने अपने बचपन को, बचपन की यादों को यहां पर दिखाया है। ही रेमिनिसेस अबाउट द मैजिकल मोमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। इनको याद आता है, ये इनको रिमिंस होता है, इनको याद आता है क्या? कि वो मैजिकल मोमेंट जो बचपन में हुआ करते थे, वो जादुई पल, जिस पल में हम कहानियां सुनते थे और पूरी तरह से हम मार्था में इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके स्टोरी टेलिंग में हम क्या हो जाते थे? इन्वॉल्व हो जाते थे, एनग्रॉस हो जाते थे, मतलब एकदम लीन हो जाते थे। द पोएट्स टोन इज विस्टफुल येट जॉयफुल। यहां पोएट का जो कविता सुनाने का जो टोन है वो एकदम विस्टफुल है येट जॉयफुल है। मतलब आज भी उन पुरानी यादों को क्या करते हैं, जब याद करते हैं ना, एकदम मन खुशी से भर जाता है। एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर वंडर एंड फैंटेसी, ये इन्होंने बयां करते हुए कहते हैं कि कैसे, इस कविता में बयां करते हैं कि कैसे इनको भी उन कहानियों से प्यार हो जाता था, है ना। कहानियों में आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलता था, एक ऐसी दुनिया जो कि है नहीं, लेकिन ऐसा लगता था बचपन में कि हाँ वाकई वो दुनिया होती भी है। By revisiting these memories, इन सारी यादों को वापस याद करते हुए, he demonstrates, ये इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि how powerfully they have stayed with him, है ना, कि कैसे, how powerfully they have, कि कैसे बच्चे, है ना, कैसे बच्चे एकदम लगातार उनके साथ बने रहते थे। ठीक है, द पोएट्स फीलिंग्स आर अ मिक्स ऑफ हैप्पीनेस। यहां पर इस कविता में जो कवि का जो भावना है, जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो मिक्स है। किन किन चीजों से? तो हैप्पीनेस से, कि बचपन में कितनी खुशियां होती थी। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, ऐसा लग रहा है ना कि हम अपने भूतकाल की चाहत रख रहे हैं। ये क्या लग रहा है? ये इनको भूतकाल की चाहत हो गई कि काश हम फिर से, है ना, आई विश आई वर चाइल्ड अगेन। एंड एप्रिसिएशन, और ये तारीफ भी कर रहे हैं किसकी? तो भाई मार्था की। फॉर द इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ हिज यूथ, अपने जवानी के दिनों, अपने बचपन के दिनों में, है ना, एक कल्पना से भरी हुई दुनिया की ये क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? ये तारीफ कर रहे हैं। ये कल्पना से भरी हुई दुनिया की ये तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा इनका फीलिंग यहाँ पर देखने को मिला है इस कविता में। आइए बच्चे फटाफट हम लोग अब शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ बच्चे शॉर्ट लिखा गया गलती से, यहाँ बच्चे ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आइए बच्चे फटाफट लोग इसका आंसर डील कर लेते हैं जल्दी से। हु हैज कंपोज्ड द पोएम मार्था? क्वेश्चन है कि मार्था कविता जो है इसके रचयिता कौन है, कंपोजिशन करने वाले कौन है, कौन है कंपोजर इस चैप्टर के? तो हम कहेंगे सिंपली क्या, है ना, अगर बच्चे हमको ट्रिक्स याद होगा तो हम क्या कह सकते हैं?
अगर हम ट्रिक से याद करें तो कितना मार्क्स यहाँ ये ले सकते हैं, यहाँ से हम 1 मार्क्स तो पक्का ले सकते हैं कि भाई मार्था मतलब माथा, माथा कैसे फूट गया था, तो भाई देखिए हमने याद किया था ढेला, तो ढेला किसमें लिखा हुआ है, ढेला तो यहीं पर लिखा हुआ है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ऐसे हम याद कर सकते हैं। मार्थास चिन वॉज, मार्थास चिन वॉज डैश, मार्था का ठुड्डी कैसा था, वाइड था, फ्लैट था, ब्रॉड था कि नैरो था, कैसा था। तो देखिए ऑप्शन देखते ही, क्वेश्चन को लगाते ही क्या कर देंगे, सीधे देखिए डी पर ऑप्शन लगा दिया। मार्थास चिन वॉज नैरो, छोटा सा था। वॉल्टर डे ला मेयर वॉज अ डैश, एंशियंट पोएट, मॉडर्न पोएट, मिडिवल पोएट और नन ऑफ दिस। तो हमने राइटर के डिटेल्स के बारे में पढ़ा था कि ये एक मॉडर्न पोएट कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, द स्टोरीज ऑफ मार्था वर फुल ऑफ, ये जो कहानियां मार्था सुनाती थी वो भरी होती थी किस चीज से, फुल ऑफ हैट्रेड, नफरत से, आश्चर्यजनक से, आश्चर्य से, डर से कि दुख से, किस चीज से, तो हम कहेंगे आश्चर्य चीजों से, है ना, जो एकदम क्या करते थे, एकदम एक्साइटमेंट बना के रखती थी और वंडरफुल होता था वो स्टोरीज इनका। मार्था वॉज अ डैश, मार्था क्या थी इन चार में से, प्रीचर उपदेशक थी, स्टोरी टेलर कहानी सुनाने वाली थी, टीचर थी कि स्पीकर थी, तो भाई वो एक स्टोरी टेलर थी, वो एक कहानी सुनाने वाली महिला थी। मार्था स्टोरीज वर अबाउट डैश एंड फेरीज, मार्था की कहानियां किसको लेकर के होती थी, परियों को लेकर के और साथ ही साथ किसको लेकर के, ओल्ड मैन, चिल्ड्रेन, नोम्स या विचेस। विच का मतलब होता है जादूगरनी, मतलब चुड़ैल कह सकते हैं, चुड़ैल भी होता है, जादूगरनी भी होता है, ठीक है। तो वो परियों और नोम्स से भरी होती थी कहानियां इसकी। नेक्स्ट वन, द पोएट न्यू, पोएट जो है, जो कवि है वॉल्टर डे ला मेयर, वो मार्था को जानते थे, कब से, है ना, कब, व्हेन ही वाज अ डैश, जब वो क्या थे, व्हेन ही वाज अ टीचर, व्हेन ही वाज अ शॉपकीपर, व्हेन ही वाज अ सर्वेंट, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो हम कह सकते हैं व्हेन ही वाज अ चाइल्ड द पोएट न्यू हर, है ना, जब वो बच्चे थे तभी से मार्था को जानते थे। चिल्ड्रेन सिट ऑन देयर डैश एल्बोज, चिल्ड्रेन अपने कोहनी पर कैसे करके बैठते थे, डाउन करके, अप करके, बिलो करके या फिर लॉल्ड करके। तो जैसा हमने अभी कहानी में पढ़ा था अभी कि बच्चे लोग हमेशा एकदम इस अटेंशन के साथ ऐसे करके बैठते थे, तो उसको बच्चे कहते हैं एल्बोज को लॉल करके बैठना, ठीक है। मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज टू द डैश, मार्था कहा करती थी, क्या सुनाया करती थी, क्या कहानियां, अपनी कहानियां किसको सुनाया करती थी, गांव के लोगों को, बच्चों को, आर्मी को कि पीपल को। तो हम कहेंगे सीधे हमारा जवाब होना चाहिए चिल्ड्रन को, मतलब बच्चे को, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, मार्थाज स्टोरीज हैव अ डैश इफेक्ट, मार्था की कहानियों का जो प्रभाव होता था वो कैसा प्रभाव होता था, मार्था की कहानियों का प्रभाव कैसा होता था, नॉइजी, हल्ला गुल्ला वाला, ट्रैंक्विल, राउडी या क्रेजी। तो हम कह सकते हैं ट्रैंक्विल, मतलब क्या, सपनों की नगरी में लेके जाने वाला, है ना, एकदम मोहित करने वाला, ट्रैंक्विलाइजेशन करने वाला। मार्थाज वॉइस वॉज, मार्था की आवाज कैसी थी, स्लो, हाई, कर्स्ड या स्वीट, तो उसकी आवाज में मधुरता थी, स्वीटनेस था, है ना। नेक्स्ट वन, मार्था हैड अ स्मॉल लवली व्हाट, मार्था का, है ना, मार्था का छोटा सा प्यारा सा क्या था, माथा मतलब सर या चिन या आईज या लिप्स। तो हम कह सकते हैं हेड, क्योंकि यहां पर हेड की बात की गई है। नेक्स्ट वन, इन द पोअम मार्था, व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आईज, मार्था की आंखों का रंग कैसा था, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, रेड। ओके, तो भाई ग्रे कलर की उसकी आंखों का रंग था, क्या था, ग्रे कलर की आंखों का रंग था उसका। नेक्स्ट वन, यहां पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, जो भी सामने आपके जो कथन लिखे गए हैं, जो स्टेटमेंट है, जो कथन लिखे गए हैं सामने, उनमें से कौन सा एक गलत लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम मार्था, मार्था पोएम के अनुसार इन चार में से कौन सी बात है जो गलत लिख दी गई यहां पर, बाकी सब सही है, एक गलत है इसमें। मार्था टेल्स हर स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, Martha would tell her stories in greenish brown valley, she would sit with clasped hands around her neck, है ना, her stories have a tranquil effect। ओके, एक्चुअली यहां पर तो भाई दो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। ओके, नहीं ऐसे तो चलो यहाँ तो वैली तो चलेगा, वैली तो चलेगा, ग्रीनिश ब्राउन वैली तो चलेगा, चलो ठीक है, ये भी चलेगा भाई, ये भी चलेगा ओवर एंड ओवर अगेन। इसका मतलब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही है, उसकी कहानियों में एक ट्रैंगल इफेक्ट होता था, लेकिन ये वाला लाइन गलत लग रहा है, पता है क्यों, क्योंकि उसके बैठने का जो तरीका है कहानी सुनाते वक्त में ना, कि वो अपने हाथों को ऐसे राउंड करके बैठती थी, लेकिन अपने गर्दन में नहीं, अपने घुटने में ना, तो यहाँ नेक की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए नीज होना चाहिए, तब ना सही होगा। इसका मतलब बाकी तीन सही है भाई, ये वाला गलत लिखा हुआ है, तो हम सी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा चार में से स्टेटमेंट आपका गलत है ना। नेक्स्ट वन, मार्था यूज टू टेल डैश स्टोरीज, मार्था कैसी कहानियां सुनाया करती थी, यूज टू का मतलब हो जाता है किया करती थी,
करती थी। तो मार्था कहानियां सुनाया करती, तो किस तरह की कहानियां सुनाया करती थी, किस तरह की कहानियां सुनाया करती थी? तो इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, एंचेंटिंग, माइथोलॉजिकल, तो हम कहेंगे सीधे क्या कहेंगे? वंडरफुल, मतलब एकदम आश्चर्य से भरा हुआ कहानी वो सुनाया करती थी। नेक्स्ट वन, विद व्हाट वर्ड्स डिड मार्था स्टोरीज बिगिन? इन चार में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका यूज वो हर बार कहानी को शुरू करते वक्त यूज करती थी? Once upon a time, over and over again, long long ago, once upon a time, किस तरह से वो स्टार्ट करती थी कहानी को, क्या कहते हुए? तो हम कहेंगे ये वाला लाइन, once upon a time, एक बार की बात है, इस तरीके से इस अंदाज में वो कहानियों को शुरू करती थी। नेक्स्ट वन, मार्था वुड सिट विद हर टू डैश, मार्था बैठती थी कहानियां सुनाने के लिए अपने दो किस चीज के साथ? अपने दो पतले हाथ, लंबे हाथ, है ना, छोटे पांव या लंबे पांव, किस तरीके से? तो भाई उसके साफ साफ पता चलता है इस कहानी में कि उसके हाथ की चर्चा हुई, लेकिन हाथ कैसे थे? तो स्लिम थे, है ना, पतले दुबले थे। What does Martha do in the Hazel Glen? मार्था हेजल ग्लेन में क्या करती थी? What does Martha do? मार्था क्या करती थी हेजल ग्लेन में? मेक्स मैरी, है ना, पर्व त्योहार मनाती थी, खुशियां मनाती थी, टेल्स हर स्टोरीज, अपनी कहानियां कहती थी, घूमती थी, भटकती थी या सोती थी, क्या करती थी? तो हम कहेंगे टेल हर स्टोरीज, अपनी कहानियां सुनाती थी। मार्था स्टोरीज आर लाइक अ व्हाट? मार्था की कहानी किसके जैसी लगती है? मार्था की कहानी किसके जैसी होती है? गोस्ट के जरिए, मतलब गोस्ट की तरह, गोस्ट की तरह, सपनों की तरह, परी की तरह, क्या आश्चर्य की तरह? हम कहेंगे एकदम ड्रीम लाइक। कैसा? लाइक अ ड्रीम, सपनों के जैसा उसका कहानी लगता था। हर वॉइस एंड हर चिन, हर वॉइस एंड हर नैरो चिन इज फ्रॉम द पोम। देखिए जब भी पूछे कि इज फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है कहां से ली गई है, तो सीधे चैप्टर का नाम बताएंगे हम कि उसकी आवाज, है ना, वो भी पतली सी थी और उसके जो चिन थे वो भी पतले दुबले थे, से छोटे से थे। ये लाइन कहां से आया है? तो ये मार्था चैप्टर से आया है। मार्था स्टोरीज वर लिसन टू बाय द चिल्ड्रन विथ डैश, मार्था की जितनी कहानियां होती थी, मार्था की जितनी कहानियां होती थी वो सुनी जाती थी किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। लेकिन बच्चे कैसे सुनते थे कहानियों को? टेंशन में, जॉय में, ईज में, क्या टेंशन में? तो हम कहेंगे विद ईज, एकदम आराम से, शांति के साथ बैठ करके। ठीक है। नंबर 22, मार्था यूज टू टेल स्टोरीज इन द हेजल डैश, हेजल ग्लेन, हेजल माउंटेन, हेजल सीसाइड, हेजल फॉरेस्ट। हम कहेंगे हेजल ग्लेन की चर्चा यहां पर की गई है, हेजल ग्लेन की चर्चा की गई है। ठीक है ना, बुरी तंग घाटी में वो बैठकर कहानियां सुना रही थी। द चिल्ड्रेन वर ट्रांसपोर्टेड टू अ डैश ऑन हियरिंग मार्था स्टोरीज, मार्था की कहानी को सुन करके बच्चे लोग कौन सी दुनिया में चले जाते थे? फॉरेस्ट में, क्लाउड में, ड्रीम लैंड में कि गार्डन में? देन वी कैन से ड्रीम लैंड, वो सपनों की नगरी में घूमने चले जाते थे। नेक्स्ट वन, एंड हर ब्यूटी फार अवे, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज यूज किया गया है यहां से यहां तक में, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो अभी तो हमें याद है भाई, क्योंकि इसी चैप्टर का लाइन है तो बता देंगे, लेकिन बच्चे सब चीजें आपको एग्जाम तक याद रखना है। ठीक है। द चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन देयर डैश, बच्चे लोग मार्था की कहानियों को सुना करते थे कैसे? लेट करके भाई जमीन पर, और किसके सहारे? तो अपने एल्बोज के सहारे, अपने कोहनी के सहारे, ऐसे रख करके, हाथ को ऐसे गाल पे रख करके। नेक्स्ट वन 26, द लास्ट वन, लाइक अ कॉन्ज्यूरर, एक जादूगर की तरह, एक जादूगर की तरह, है ना, वॉल्टर डिला मेयर क्रिएट करते थे एटमॉस्फेयर को, है ना, बिल्कुल जैसे मार्था करती थी ना, वैसे किस तरह के एटमॉस्फेयर को? तो जैसे मार्था एकदम पूरा मिस्ट्री फैला देती थी, एकदम रहस्य बना देती थी, वैसे ये भी अपनी कविताओं में इस तरह की चीजें हमेशा किया करते थे। तो बच्चे ये रहा आपका इस चैप्टर का ये 26 क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ अब बच्चे आपसे हम कुछ, देखिए कुछ बताना आपको हम चाहते थे लास्ट में ना, सुनिएगा। देखिए बच्चे, हमें एग्जाम में क्या करना हुआ? देखिए हमारा एग्जाम बच्चे जो ऑब्जेक्टिव को लेकर के है ना, वो भाई हमसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हमें बनाना है टोटल 50 ही। 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हमें बनाना क्या रहेगा? 50 ऑब्जेक्टिव हमको सिर्फ बनाना रहेगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव को हम कौन कौन सा बनाएंगे? तो देखिए अब आप कहेंगे सर देखिए, तो बच्चे ये देखिए, जो बुक आपका नाम है पैनोरमा पार्ट 2, एक बुक ये हो गई, एक बुक ये हो गई, इंग्लिश रीडर्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए 80 प्लस नंबर कैसे लाया जाए हमको मैट्रिक में, फिलहाल बच्चे हम 80 प्लस की बात कर रहे हैं, फिलहाल 80 प्लस। पैनोरमा पार्ट 2 बुक और इंग्लिश रीडर दोनों जो बुक है, इन दोनों से मिला करके बच्चे आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा खाली बुक से, 60 क्वेश्चन बुक से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, और ग्रामर से आपको पूछा जाएगा टोटल कितना? 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 40 क्वेश्चन। ठीक है।
40 क्वेश्चंस। अब बताइए हमें बनाना है 100 में से 50, तो 60 पूछ दिया बुक से, तो हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे? जिन बच्चों का ग्रामर कमजोर है वो 60 में से 50 बुक वाला ऑब्जेक्टिव सीधे छाप देंगे। बात समझे बच्चे? यहां देखिए हमने क्या कहा कि अगर आपका बुक के ऑब्जेक्टिव पे अच्छा अगर कमांड रहेगा तो ग्रामर से आपको डरने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि 60 क्वेश्चन जब बुक से ही दोनों मिला के पूछ दिया और हमको बस 100 में से बनाना 50 ही है, तो हम ग्रामर को टच क्यों करेंगे? हम इसी को क्यों ना बना लें बढ़िया बढ़िया? 60 में से चुन चुन करके 50 को जो सही सही रहेगा हम उसको बना लेंगे बुक वाले क्वेश्चन को। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव हमारा 50 से 50 सही हो सकता है। बाकी बात रहा 30 मार्क्स, तो उसमें आपका लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, नोटिस हो गया आपका, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, एस्से हो गया, इन सबको डील कर लेंगे। हाँ बस बुक वाले क्वेश्चन को ज्यादा डील कर लेंगे हम लोग। अगर ऑब्जेक्टिव हमारा 50 आ गया तो भाई फिर हमको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा फिर हमको? हाँ इसलिए बच्चे आपसे कह रहे हैं कि ग्रामर में अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप खाली हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को खाली बस ध्यान से बनाइए, क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनना बहुत जरूरी है, नहीं बनाएगा तो गलत हो जाएगा फिर। ओके 21 को देख लीजिए, देख लेते हैं 21 को क्या है भाई। हाँ यहाँ बच्चे सही है ना, चिल्ड्रन विद ईज, इसी वर्ड की चर्चा तो पोएम में की गई है, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? चलिए बच्चे ये आपका चैप्टर आज यहाँ फिनिश हो गया है। तो हमने पैनोरमा पार्ट 2 बुक से लिया गया टोटल 8 चैप्टर, मतलब पोएट्री सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया आज। अब बात रही इसको रिवीजन करने की, तो देखिए टेस्ट में आपको हमेशा हम कुछ तो क्वेश्चन यहाँ से देते रहेंगे मिला मिला के, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा इस तरह से। बाकी बच्चे आपको हमेशा टेस्ट से पहले रिवीजन करना चाहिए, ठीक है बच्चे? तो मिलते हैं। हाँ उसमें बच्चे ईज लिखा हुआ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आपको हम, है ना, तब तक बच्चे आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलिए कल नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।